गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर विवाद के बीच बुधवार को चीन का रुख नरम पड़ गया। मंगलवार को किसी देश का नाम लिए बिना राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयारी का निर्देश दिया था। बुधवार को पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति को स्थिर और नियंत्रण में बताया। उसके बाद भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत से निपटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ ड्रैगन और भारतीय हाथी साथ नृत्य कर सकते हैं। भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग ने कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा कि मतभेद की छाया द्विपक्षीय रिश्तों में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। भारत और चीन एक दूसरे के लिए अवसर हैं, खतरा नहीं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं और दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने को उचित तंत्र और संचार माध्यम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप इससे पहले भारत और पाक के बीच भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन भारत सरकार खारिज कर चुकी है। लिपू लेक और काला पानी के भारतीय हिस्से को अपना बताने वाले नेपाल के नए नक्शे संबंधी प्रस्ताव पर सरकार ने कदम खींच लिए हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के रुख को देखते हुए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कदम पीछे खींचने पड़े। नेपाल सरकार ने नक्शा विवाद से जुड़ा विधेयक नेपाली संसद से वापस ले लिया है। नक्शे का कानूनी वैधता के लिए संसद में 2/3 समर्थन की जरूरत थी। CBSE ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को लेकर छात्रों को एक और राहत देने का फैसला किया है। बची हुई बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होनी हैं, लेकिन जो छात्र इस बीच दूसरे जिलों में चले गए हैं उन्हें नज़दीक में ही परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यह पता चला है कि कोविड-19 के प्रसार और लॉकडाउन के कारण स्कूलों के बंद हो जाने के कारण काफ़ी छात्र अब उस जगह पर मौजूद नहीं हैं जहां से वे पिछली परीक्षा में उपस्थित हुए थे। इनमें से कई छात्र छात्राओं के लिए हो सकता है कि पुराने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना मुश्किल हो। भारतीय वायुसेना में बुधवार को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को समारोह पूर्वक शामिल किया गया। इस मौके पर HAL के प्रमुख आर माधवन ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को विमान के दस्तावेज सौंपे। वायुसेना प्रमुख ने एक सीट वाले तेजस विमान में उड़ान भर के उसकी दक्षता को परखा। कोयम्बटूर शहर के बाहर सुलोर एयरबेस पर तेजस को 18वीं स्क्वाड्रन में परंपरागत रूप से शामिल किया गया। फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के नाम से होने वाले इस कार्यक्रम को फ्लाइंग बुलेट का नाम दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नारियल तोड़कर और सर्वधर्म प्रार्थना से किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के प्रबंध निदेशक R माधवन ने तेजस MK-1 के दस्तावेज एयर चीफ मार्शल को सौंपे। बाद में वायुसेना प्रमुख ने स्क्वाड्रन के कमांडर ग्रुप कैप्टन मनीष तोलानी को पहले की चाबी सौंपी। इसके बाद वायुसेना एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने एक सीट वाले स्वदेशी लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। नेपाल के नक्शे में सुधार करने के लिए नेपाल के संविधान में संविधान संशोधन करने के लिए बुधवार के लिए निर्धारित बैठक टाल दी गई है। नेपाल के प्रतिनिधि सभा में संशोधन के लिए संसद में निर्धारित चर्चा फिलहाल कुछ और समय के लिए टल गई है। पार्टियों ने इस मामले पर राष्ट्रीय सहमति लेने का फैसला किया है। बैठक के संबंध में संसद सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार कानून मंत्री सिउमे तुम्बुम्फे ने बुधवार को दोपहर 2 बजे प्रस्ताव पेश किया। नेपाल सरकार ने 18 मई को काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में चिन्हित करने वाले नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को जारी करने के बाद 22 मई को संसद में एक संशोधन प्रस्ताव पंजीकृत किया गया था। यह नक्शा भारत द्वारा लिपू लेक से तिब्बत को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के जवाब में था। 5 भारतीय शांति रक्षकों समेत 83 सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मियों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से इस हफ्ते सम्मानित किया जाएगा। इन सभी ने शांति रक्षा अभियानों में भाग लेते हुए पिछले साल अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।
बता दें कि पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव के नाम पर रखा गया है। इनकी 1961 में एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। बाद में इन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सेवा देने वाले मेजर रवि इंदर सिंह संधू और सार्जेंट लाल मनोत्रा तरशीम, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में सार्जेंट रमेश सिंह, यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में काम करने वाली पी जॉनसन बेक और कांगो में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में काम करने वाली एडवर्ड ए पिंटो को 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर मरणोपरांत दैग हैमर शोल्ड पदक दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव 1948 के बाद जान गंवाने वाले सभी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 2019 में ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले 83 सैन्य, पुलिस और असैन्य शांति रक्षकों को प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण एशियाई देश वियतनाम से भारत के सांस्कृतिक संबंध काफ़ी पुराने हैं और गहरे हैं। हाल ही में यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को माई सोन मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का बलुआ पत्थर से निर्मित शिवलिंग मिला है। तस्वीरों के साथ इसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्विटर पर साझा किया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ को रोकने और निगरानी के लिए भारत की थल और वायुसेना मुस्तैद हो गई है। थल सेना ने गलवान घाटी और पेंगांग त्सो इलाकों में यूएवी तैयार कर दिए हैं। वहीं वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर को अग्रिम इलाकों में उतारा है। लेह स्थित सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के अधीन सेना की 81 और 144 ब्रिगेड को चीनी सेना से निपटने के लिए अपने जवानों व अधिकारियों को 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहने के आदेश दिए हैं। सेना के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गलवा घाटी के अगले हिस्से में करीब 5000 चीनी सैनिक मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत भी आवश्यक साजो-सामान समेत फोर्स को बढ़ा दिया है। यूएवी तैनात किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में बैठे उच्चाधिकारी मौजूदा स्थिति का आकलन करते हुए चीनी सेना की गतिविधियों के अनुरूप ही भारतीय सेना की गतिविधियों बढ़ा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी इन बेसिक साइंसेस के डॉक्टर इम्तियाज हसन ने दावा किया है कि हेपेटाइटिस सी बीमारी के लिए उपयोगी होने वाली एंटी वायरल ड्रग ग्रेसिप्रेविर और एचआईवी बीमारी से बचाव में प्रयोग होने वाली दवा माराविरोक SARS-CoV-2 मरीजों कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए कारगर साबित हो सकती है। प्रोफेसर हसन ने कहा कि SARS-CoV-2 वायरस में मौजूद प्रोटीन मेन प्रोटीएज के साथ करीब 2388 दवाइयों का कंप्यूटर एल्गोरिथम के जरिए विश्लेषण किया गया। 2388 ड्रग का SARS-CoV-2 वायरस के प्रोटीन के साथ उपयोग करने के बाद अंत में 10 दवाइयों का चयन किया गया, जिसमें से हेपेटाइटिस सी और HIV-1 के लिए उपयोग में होने वाली दवा के नतीजे अच्छे आए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली की ओर से जल्द ही कम कीमत पर वेंटिलेटर तैयार किए जाएंगे। IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी राम गोपाल राव ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ IP विश्वविद्यालय के रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित वेबिनार के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए काम किए जा रहे हैं। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।